नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। बढ़ती जनसंख्या जो लगातार देश के लिए मुसीबत का सबब है, तमाम नेता इसको लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग लगातार जारी है। ऐसे में संघ को फिर से असंतुलित जनसंख्या पर चिंता संघ ने जताई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने कहा कि देश में जनसंख्या का असंतुलन चिंताजनक है। जनसंख्या नीति पर जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए और एक ऐसी जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए जो सभी पर लागू हो। जिसके बाद इन सब पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा और संघ ऐसे बयानों से राज्य में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो सपा ने इस बयान को सामाजिक सद्भाव पर हमला बताया है। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण करने की जरूरत है तो इस पर कानून लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। भारत में आबादी के आंकड़ों पर गौर करें तो वाकई भयावह स्थिति है। वो इस ओर इशारा करती है कि जनसंख्या नीति लाना कितना जरूरी है। साथ ही हम आपको यहाँ बताते चलें कि संविधान के अनुसार धर्मांतरण के बाद किसी को भी आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। तो इस तरह के बयान देने का क्या उद्देश्य बन जाता है, इन सब पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव के समय ये आबादी का कनेक्शन कहां से आ जाता है। आबादी है तो उस पर कानून भी लाना चाहिए। बयानबाजी का दौर है और आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव भी है। छोटे से रिपोर्ट के बाद तमाम मेहमानों से करवाएंगे। अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो ये देश का राष्ट्रांतरण होगा। बात ऐसी की जानी चाहिए जो कि जिसका कि कोई बेस हो, जो कि हकीकत पर मबनी हो। जनसंख्या का असंतुलन जिस तरह से बेतहाशा बढ़ रहा है, उसके कारण देश विभाजन की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। देश भर में जनसंख्या नीति को लेकर बहस चल रही है। केंद्र सरकार के मंत्री हो या फिर तमाम सामाजिक संगठन जनसंख्या नीति को देश की जरूरत बता रहे हैं। और इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक बार फिर जनसंख्या के असंतुलन होने की चिंता हुई है। बढ़ती आबादी पर राजनीतिक कलह की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले ने कहा कि जनसंख्या नीति पर विचार किया जाना चाहिए और एक ऐसी जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए जो सभी पर लागू हो। जिसके बाद देश की सियासत गर्मा गई। बांग्लादेश से, बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार में देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, ये इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास हुआ तो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए। तो इन कारणों से वहाँ के सामाजिक आर्थिक स्थिति तनाव पैदा, देश में एक समग्रता से, एकात्मता से सभी को लागू होने वाले जनसंख्या नीति बने, ऐसे जो भाषण में आया था उसकी भी हमने यहाँ चर्चा की है। इस तरह के बयानों के सिवाय इनके पास बचा क्या है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान जनसंख्या अनुपात, जब भी उनसे भूख पर, बेरोजगारी पर, अशिक्षा पर, पानी बिजली पर, नागरिक सुविधाओं पर बात करिएगा तो वो फिर उलूल जुलूल जवाब देंगे। लेकिन इन सवालों पर धारा प्रवाह वो किसी भी वर्ग विशेष को कोस सकते हैं। लेकिन अब इस खेल को जनता समझ गई है, इसलिए बहुत लंबे समय तक अच्छे दिन के नाम पर शासन करने वाली जो पार्टी है उसको मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दत्तात्रेय ने बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की तो उनके बयान पर पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। एक और सवाल उठे कि कई राज्यों में घुसपैठ के कारण जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बनी है। कन्वर्जन के कारण भी जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है, इसे दूर करना होगा। तो दूसरी ओर इन सब बातों को झूठ बताया जा रहा है।
जनसंख्या के लिए आखिर अभी तक 10 वर्ष होने जा रहे केंद्रीय कानून संसद से क्यों नहीं बना जनसंख्या नियंत्रण पे पूरे देश के लिए? अभी भी देश की सीमाओं से घुसपैठ जारी है। आखिर ऐसे क्यों है? जैसे रोहिंग्या भी काफ़ी आए और तमाम बांग्लादेशी घुसपैठी है, तो अभी भी सीमा सुरक्षित नहीं है, जबकि केंद्र में मोदी जी की 10 वर्ष की सरकार होने जा रही है। तो इसलिए मेरा केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए, हमें ध्यान दें कि धर्मांतरण कैसे रुके, क्योंकि धर्मांतरण अगर रुक गया तो देश का अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो ये देश का राष्ट्रांतरण होगा। एज पर सेंसस रिपोर्ट मुसलमानों का ग्रोथ रेट हर साल कम ही हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह एजुकेशन है कि जैसे जैसे मुसलमानों में एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे मुसलमानों का भी फैमिली साइज कम हो रहा है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है। इस वजह से एक बात ऐसी की जानी चाहिए जो कि जिसका कि कोई बेस हो, जो कि हकीकत पर मबनी हो, और तरह तरह इस तरीके की बातें करके लोगों के जहनों में कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए। देश में बढ़ती जनसंख्या संतुलन को लेकर संघ चिंतित है। जनसंख्या नीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ती आबादी मुल्क के लिए बड़ी मुसीबत है, जिस पर जिरह होना लाजमी है। ऐसे में देश की सभी सियासतदानों को साथ आकर समाधान निकालना चाहिए, न कि पॉपुलेशन पर पॉलिटिकल प्रहार कर अपनी राजनीति चमकानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट में देखा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसे में अपने मेहमानों से आज हम सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनावी माहौल है। आपको पता है 12 नवंबर से हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद गुजरात में होने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं ये चुनावी बोल तो नहीं है। तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। उसके बाद सबसे पहले शुरुआत हम राहुल लाल जी से करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राहुल लाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उसके बाद मोहन लाल गर्ग हैं, नेता हैं भाजपा के, हमारे साथ मौजूद हैं, आपको स्टूडियो में दिखाई दे रहे होंगे। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तहसीन कई बार हमारे साथ मंच साझा कर चुके हैं। राकेश सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी हमारे साथ कई बार मंच साझा कर चुके हैं। मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती शमून जी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। राहुल लाल से आपको मिलवा दिया। अली अब्बास काजमी नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे में जो सबसे पहला सवाल है, जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो तहसीन पूनावाला से है। तहसीन, ये चुनावी माहौल को जब चुनावी माहौल होता है तभी ये आबादी के बोल क्यों बोले जाते हैं? प्रीति जी, आप एक बहुत अहम मुद्दे को पर चर्चा कर रही है आपके बहुत महत्वपूर्ण डिबेट में, इसलिए मैं आपको साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ। और मैं जो भी बातें आपके सामने और आपके माध्यम से देश की आवाम के सामने रखूंगा वो तथ्यों पर, उसका डेटा भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स और फैमिली प्लानिंग, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के एफिडेविट और पीएफआई यानी कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा एनजीओ जो भारत सरकार के साथ काम करता है पॉपुलेशन पर, उसके माध्यम से यूनाइटेड नेशन और लैंडसेट के डेटा पेश करूंगा। एक पूरे विश्व में पॉपुलेशन की समस्या है। ये समस्या पूरे विश्व में बढ़ने की नहीं, पॉपुलेशन कम होने की समस्या है। भारत में भी पॉपुलेशन की समस्या है। भारत की समस्या पॉपुलेशन बढ़ने की नहीं, पॉपुलेशन घटने की समस्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस वक्त जो भारत का टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 2.2। ये दस्तावेज मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली अफेयर्स, प्लानिंग और पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन विभाग को देखता है, इसने भारत सुप्रीम कोर्ट के अंदर और पार्लियामेंट में पेश किया। तो भारत का टीएफआर इस वक्त 2.2 है। डिजायरेबल टीएफआर भारत के लिए 2.1 है। 2.1 हो तो पॉपुलेशन में संतुलन रहता है, उससे कम हो तो पॉपुलेशन घटते रहता है। भारत का 2.2 है, यानी कि कोई आश्चर्यचकित या बड़ा नहीं है। नहीं, दत्तात्रेय हसबोले जिसके संघ के जाने माने प्रचारक हैं, उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे जो हिंदुओं की आबादी है वो कम हो रही है। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो से। देखिए,
पूरे मामले पे अभी तहसीन जी भी एक आंकड़ा रख रहे थे, थोड़ा मैं उसको और संशोधित कर दूंगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि 2019 से 2021 के बीच का जो अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं, उस लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार TFR है इसमें देश का 2.0। टोटल फर्टिलिटी रेशियो के एक तरह से अगर मानते हैं हम लोग 2.1 अगर मानते हैं तो माना जाता है कि जनसंख्या स्थिरीकरण की तरफ देश अग्रसर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि 2.1 से भी नीचे 2.0 पहुँच चुके हैं हम लोग। तो एक तरह से अगर ये स्थितियाँ देश में जनसंख्या नियंत्रण की बड़ी शानदार स्थितियाँ बनी है, दत्तात्रेय होसबले ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं कह रहा हूँ, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देश के मुस्लिम भाई बंधुओं को तो बधाई के पात्र हैं। वो तमाम जो आप देखिएगा जो TFR के तमाम आंकड़े आ रहे हैं उसमें जनसंख्या वृद्धि दर गिराने के जो आंकड़े आ रहे हैं वो सब आंकड़ों में उन लोगों ने बिल्कुल कीर्तिमान स्थापित किया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के बीच में अगर हम लोग तुलना करें प्रीति जी, तो मुस्लिमों का जनसंख्या दर में 46% की कमी है और हिंदुओं के जनसंख्या दर में 41% की कमी है। तो वो समुदाय काफ़ी शानदार काम कर रहा है। दूसरा मैं बधाई दूंगा देश की जो पुरानी सरकारें रही हैं यहाँ पे। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने कि फैमिली प्लानिंग को स्वीकार किया था और 1952 में भारत में जो कि प्रथम परिवार नियोजन लेके हम लोग आ गए थे। तो हर समस्या के लिए नेहरू जी को जब हम लोग दोषी देते हैं तो यहाँ पे एक समस्या के समाधान की तरफ प्रीति जी देश अग्रसर है। तो इसके लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी को हम लोगों को बधाई भी देना पड़ेगा आज के इस समय में। तो भारत में वो स्थितियाँ नहीं है, हम लोगों को पड़ोस से शिक्षा लेनी चाहिए। आज बात जो लोग कर रहे हैं कि जनसंख्या नीति लाने की जरूरत है, आज अगर आप कुछ भी उस तरह से बाध्यकारी स्थिति लाएंगे तो आप चीन से सीख ले लीजिए। आप 50 वर्ष बाद भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं कि देश को एक बुजुर्गों का वृद्धों का देश बनाना चाहते हैं। हमें अभी भी याद है प्रीति जी कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, प्रथम बार जब वो प्रधानमंत्री, ठीक है तमाम, और एक बार मैं आती हूँ और भी गेस्ट हैं इसमें, गेस्टों से मिलवा देती हूँ। मोहनलाल गर्ग जी, मोहनलाल गर्ग, तहसीन आपके पास मेरी आवाज आ रही है, मैं आपके पास आती हूँ। मोहनलाल गर्ग, मैं आती हूँ। ठीक है, आपकी आवाज कट गई थी, मैं एक बार मेहमानों से मिलवा देती हूँ। अपनी बात समाप्त, ठीक है, जल्दी से तहसीन। मैं अभी जो आपके शो में राहुल लाल जी है उनकी एंड की बातें सुना, लेकिन उससे मैंने आकलन लगाया जो भारत का TFR इस वक्त है 2.2 ऑफिशियली, लेकिन एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली अफेयर्स मानता है 2.0 है, यानी कि हमारा TFR डिजायरेबल रेट से कम है। सबसे पहली बात प्रीति जी, यह अनुमान यूनाइटेड नेशंस, लैंसेट जो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल मैगजीन है और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग मानता है कि भारत का पॉपुलेशन 2100 तक 2100 तक घटते 109 करोड़ होगा। इस वक्त 140 से 109 करोड़ होगा। प्रीति जी, हमें चीन की ओर देखना चाहिए। चीन ने इस तरह का घटिया कानून लाया, मैं ये शब्द का बड़े जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि आज चीन लोगों को एनकरेज कर रहा है अपने पॉपुलेशन को कि आप 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करो, क्योंकि चीन का पॉपुलेशन कम हो रहा है। अगर भारत का TFR इस वक्त 2.0 है तो पॉपुलेशन और आबादी का बढ़े। मैं इस डेटा के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। जम्मू एंड कश्मीर का TFR है 1.4, देश में सबसे कम, यानी कि टोटल यानी कि जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है उससे कम। केरला का 1.4 रिप्लेसमेंट लेवल से कम, तमिलनाडु का 1.5 रिप्लेसमेंट लेवल से कम, महाराष्ट्र का 1.6 रिप्लेसमेंट लेवल से कम, तेलंगाना 1.7 रिप्लेसमेंट लेवल से कम, कर्नाटका 1.7 रिप्लेसमेंट लेवल से कम, गुजरात 1.8 रिप्लेसमेंट लेवल से कम, वेस्ट बंगाल 1.8 रिप्लेसमेंट लेवल से कम। पॉपुलेशन ज्यादा रिप्लेसमेंट लेवल में है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी कि हिंदी हार्टलैंड और काउ बेल्ट में। उत्तर प्रदेश में इस वक्त TFR है 2.9 और बिहार में 3.1। ये राज्य पॉपुलेशन बढ़ा रहे, बाकी राज्य कम है। अगर आपको पॉपुलेशन कम करना है, इन राज्यों में कम कीजिए। इन राज्यों में, महाराष्ट्र से लेकर नीचे के राज्यों में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आबादी कम हो रही है और यहाँ पे भारत की समस्या है। ठीक है, हमारे साथ मोहनलाल गर्ग हैं, नेता हैं भाजपा के। सर, चुनाव सर पर देखकर क्या बड़े बड़े नेता बयानबाजियां करना स्टार्ट कर देते हैं? प्रीति जी, ऐसा है, भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसको टिल्ट किया जा रहा है, उसको ऐसा माना जा रहा है कि ये किसी एक समुदाय के खिलाफ स्टेटमेंट दी है। हाँ। उन्होंने सबके लिए दी है, किसी एक समुदाय के लिए स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ, क्या कहा? कि जो बने सबके लिए एक कानून बने। भारत में जो भी रहता है उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा क्या सर, एक बार बताइए ना, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, सभी के लिए आना चाहिए,
ना कि ऐसा कहा कि किसी एक कम्युनिटी के लिए आना चाहिए। हाँ। और उसके साथ उन्होंने और भी जोड़ा है हाँ। कि जो कन्वर्शन हो रही है हिंदुस्तान में, हाँ। वो आज मेजर समस्या है। पंजाब की समस्या, पंजाब में हर गांव में कन्वर्शन हो रही है, इतनी कन्वर्शन हो रही है जलंधर साइड में, पंजाब में हर गांव में आज लोग ईसाई जो कन्वर्शन होकर ईसाई बन रहे हैं। समस्या पैदा हो रही है इससे। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एक समुदाय के लिए ये पॉपुलेशन कंट्रोल, ये लोग जो हैं जो अपने आप उसको उसके साथ जोड़ लेते हैं। मुफ्ती शमून कासमी, कहा क्या गया है, जरा आप बताएं, आप भी कहें क्या कहा गया है और क्या इस तरह के बोल अगर मान्य है और अगर ये ऐसा है तो क्यों ना सरकार कानून बनाए। मुफ्ती जी, ये सरकार ने, मुफ्ती शमून, ना तो मैं स्पोक्समैन हूँ, ना मैं संघ का आरएसएस का स्पोक्समैन हूँ। मैं एक साधारण नागरिक के नाते बोलना चाहता हूँ कि जो समस्या है। मुफ्ती शमून साहब भी हमारे साथ हैं सर, उनसे जरा सवाल ले लो। मुफ्ती शमून साहब जवाब दीजिएगा। जी जी, देखिए जहाँ तक जनसंख्या का कंट्रोल का मामला है, बर्थ कंट्रोल करने में किसी भी धर्म के लिए कोई ऐसी आड़े चीज़ नहीं है। अपनी अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और जहाँ तक ये तो मेरे से पहले लोगों ने बता दिया कि कहाँ हमारे लोगों की जो संख्याएं हैं वो बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है, और वो घट क्या रही है बल्कि उसे कंट्रोल कर रहे हैं लोग। देखिए ये आधुनिक दौर है, और इस आधुनिक दौर के अंदर पहले ज़माने के अंदर क्या था कि बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत जो बच्चे पैदा होते थे। एक तो उसका कारण ये तो था ही कि एजुकेशन कम थी। आज एजुकेट होने के नाते जो है इतनी एजुकेशन महंगी है, और एजुकेशन अपने बच्चों को पढ़ाना, 10-10 बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। तो जितने जैसे जो है कम्युनिटीज़, यानी मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो और भारतीयों की बात कर रहा हूँ, कि जैसे एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, अपने संसाधनों के मुताबिक अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। और फैमिली प्लानिंग करना ये ना किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, इस्लाम भी उसे पसंद करता है। और इस्लाम ने हमेशा जो है एक क्वालिटी को तरजीह दी है, क्वांटिटी को नहीं दी है बल्कि क्वालिटी को दी है। अच्छे नागरिक, अच्छे शहरी, ताकि वो समाज के अंदर एक अच्छाई को ला सके और बुराइयों को रोक सके। अगर आरएसएस से चीफ मोहन भागवत जी और सर कार्यवाहक साहब ने जो कुछ कहा है, मैं समझता हूं कि जो धर्मांतरण से मुताल्लिक जो बात की है वो भी बहुत गंभीर बात है। हम धर्म परिवर्तन क्यों करें, हम तो हृदय परिवर्तन करना चाहिए। आज हमें ज़रूरत है कि अपने हृदय को बड़ा करें। जब हमारा ईश्वर एक है, यानी तमाम मोहन भागवत जी ये बात बार बार कह चुके हैं कि हम सबका मालिक एक ही है, और हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं मगर जो मंजिल है हमारे पहुंचने की वो तो एक ही है। तो हमारे अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा देश बनाना चाहिए कि हम आगे आने वाले दिनों के अंदर तमाम दुनिया के अंदर जितने मजलूम हैं, जितने शोषित हैं, उनकी सेवा के लिए हम अपनी जनरेशन को तैयार करें। ऐसा माहौल हमारे देश के अंदर होना चाहिए। राकेश जी, ये देखिए, संघ ने जो अपनी कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब दत्ता जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहीं से भी जातीय एंगल, सांप्रदायिक एंगल, ये सब चीजें नहीं कही है। समान जनसंख्या नीति की बात की है, जो सभी समाज को स्वीकार हो, पूरे भारतीय समाज को स्वीकार हो, तभी आप किसी भी नीति को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि जब आप बहस में जाते हैं, कोई बहस छेड़ते हैं, अगर इस विषय को संघ ने उठाया है तो इसको सकारात्मक दृष्टि से इस पर बहस होनी। जैसे तहसीम भाई ने कहा कि इन राज्यों में जनसंख्या पे यहाँ कानून बनना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रदेशों के आधार पर पूरे देश को देखेंगे क्या? ये बहस का विषय है, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई इस तरह का विषय लोग लाते कैसे हैं। उसमें कहीं से भी विषय नहीं आया है कि मुस्लिम बढ़ रहे हैं, हिंदू बढ़ रहा है। यस वाई कुरैशी जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, वो मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात होती है, उन्होंने समर्थन किया है इस विषय का, और साथ में ये भी कहा है, उन्होंने आंकड़े दिए हैं यस वाई कुरैशी ने कि जो फैमिली प्लानिंग है, मुस्लिम अगर 60-62% फैमिली प्लानिंग को नहीं मानते हैं, तो हिंदू में कम से कम 40-42% नहीं मानते हैं। ये आंकड़े उन्होंने दिया। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अली अब्बास काज़मी साहब भी हैं। यह आबादी की याद अचानक कैसे सर? अली अब्बास काज़मी साहब। प्रीति जी, आपको मालूम है, आप तीसरे दिन इसी तरह के मुद्दे सुनते रहते हैं,
अब इलेक्शन 2 राज्यों में सर पे खड़ा है। बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है। सबसे पहले वो यही मुद्दा खड़ा करा देते हैं कि हिंदू मुसलमान और ये सब चीज़ें जो है उनके सब जो है संगठन फैला देते हैं। उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, आरएसएस सामने खड़ा हो जाते आगे। तो फिर ये हिंदू मुसलमान वाली बात आ जाती है। गुजरात का इलेक्शन जो है इस वक्त सर पे खड़ा है, तो सबसे पहले यही हो गया कि अब जनसंख्या नियंत्रण होगी या पहले इलेक्शन होगा। पहले तो यही तय कह रहे हैं कि चुनाव सर पे है, इसीलिए हिंदू मुसलमान वाली बात हो जाती है। सरकार ये नहीं देखती, सबसे पहले सरकार ये देखे कि जनसंख्या बढ़ कैसे रही, क्यों रही है, इसका कारण क्या है। हाँ। मेरी समझ से इसके 3 कारण है। जनसंख्या जो बढ़ती है, सबसे पहले आप शिक्षा को क्यों नहीं दूर करते, नंबर 2 आप बेरोजगारी को क्यों नहीं दूर कर रहे, नंबर 3 आप बेकारी को दूर करिए, उसी के साथ साथ आप जो है स्वास्थ्य सेवाओं को सही करिए। तो ये तो जनसंख्या खुद ही बढ़ जाएगी जब आदमी शिक्षित होगा। बेरोजगारी और बेकारी की वजह से समस्या बढ़ती है इसकी। जनसंख्या नियंत्रण पे अगर कंट्रोल करना है तो आपको समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, आपको रोजगार देना पड़ेगा। बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए हमेशा यही कहानी और यही राग लगते हैं। इनके पास एक ही दलील है, जब ये सरकार में आए थे 8 साल पहले, काम कर रही है, जब ये सरकार में आए थे 8 साल पहले, सिर्फ इलेक्शन के कारण तब इन्होंने अपना एजेंडा क्या किया था। आज जो है ये ना रोजगार दे रहे, हिंदू मुसलमान ही नजर आता है, ना आज ये रोजगार दे पा रहे, ना आज ये जो है स्वास्थ्य शिक्षा दे पा रहे, ना आज ये समाज में कोई अच्छा काम कर पा रहे। अब जो है ये हिंदुस्तान में रहते हैं, वो सब हिंदुस्तान आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने के कारण भी तो है, तो उन पे क्यों नहीं गौर करते। कोई आता ही नहीं है। आप शिक्षा को फ्री करिए, आप शिक्षा को फ्री करिए, स्वास्थ्य सेवाओं को फ्री करिए, लोगों को बेरोजगारी दूर करिए, अपने आप करवाते हैं, अपने आप जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। दंगे करवाना आपका काम है। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर से डिबेट में आगे बढ़ेंगे। टाइम हो चला छोटे से ब्रेक के। ठीक है, आती हूँ सर, आती हूँ सर, उसके बाद रुक जाइए सर, रुक जाइए, ब्रेक लेना है। ठीक है, ब्रेक का समय है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर से लौटेंगे डिबेट की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सवाल में। और ऐसे में हम चर्चा में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। बैक टू डिबेट। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहन लाल गर्ग जो हमारे साथ भाजपा के नेता हैं। मोहन लाल जी, जब ये कहा गया कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो दूसरी आबादी है, यानी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय या फिर हिंदुओं के बाद जो समुदाय आता है, उनकी जो जनसंख्या है वो तकरीबन बढ़ रही है, तभी हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। ये स्टेटमेंट आया कहाँ से सर, कैसे आया, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो एक बार आप मुझे समझाइए। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने किसी एक तबके के लिए। सर अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो तहसीन पूनावाला यही सवाल आपसे पूछेंगे। तहसीन मेरे सवाल को पूछिए मोहनलाल गर्ग से, क्या मैं डिवाइड करके सवाल पूछ रही हूँ? बिल्कुल नहीं, आरएसएस गलत तरीके से उनका बयान था। आप बताइए, आप किस साइंटिफिक आधार पर कह रहे हैं कि भारत का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और दूसरा कि हिंदुओं का काम हो रहा है, दूसरे वर्गों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है? साइंटिफिक डेटा आज आप मुझे एक्सपोज कीजिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं सर, क्या मैंने आधा किया है, क्या जो बोला गया क्या मैंने दोनों का अलग किया? तमाम हमारे मेहमान यहाँ बैठे हैं। प्रीति जी, आपने तो बहुत शानदार ढंग से इस पूरे मामले को उठाया है। यहाँ पे चूंकि देखिए आरएसएस के साथ समस्या कुछ दूसरी है। वो एक तरफ बताना चाह रहे हैं कि जनसंख्या की स्थिति बड़ी विस्फोटक हो रही है, और जनसंख्या वृद्धि के मामले को वो धर्मांतरण से जोड़ रही है। अब मैं एक सिंपल कॉमन सेंस से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, धर्मांतरण से जनसंख्या वृद्धि का क्या संबंध है? लेकिन चलिए, आप अगर उस सवाल को भी आप जोड़ना चाहते हैं, सबसे पहला चीज, भाई भारत एक तरह से सेकुलर कंट्री है। आज मैं राहुल लाल हूँ, हमारा कल इच्छा हो तो कल मैं सिख धर्म में जा सकता हूँ, मैं जैन धर्म में जा सकता हूँ, बौद्ध धर्म में जा सकता हूँ, मुस्लिम धर्म में जा सकता हूँ। भारत का संविधान जो हमारा फंडामेंटल राइट देता है वो एक सामान्य चीज है। आरएसएस तो अपना ध्यान वो रख लेना कि जहाँ पे जब आप शस्त्र पूजा करते हैं विजयादशमी के दिन नागपुर में, उसी दिन सोचिए कि आप ही के उसी शहर में जो है कि हजारों की संख्या में दलित जो है कि उसी दिन बौद्ध धर्म हर वर्ष धारण कर रहे हैं। तो समाज के भीतर जो दलितों के साथ समस्याएं, देखिए विजयादशमी के दिन उठाया उन्होंने जो है कि सर संचालक ने इस मामले को, लेकिन क्या हम लोग अभी तक उस मामले पे कोई काम कर पाए, कोई चीज कर पाए?
क्या उनको अभी तक समानता का वो दर्जा दे पाए? तो ये कुछ सवाल तो हमें फिर समुदायों के भीतर भी उठाने पड़ेंगे। लेकिन जो सवाल अभी मुख्य रूप से अभी इस समय उठ रहा है कि क्या जनसंख्या वृद्धि का पूरा मामला क्या है? जनसंख्या वृद्धि के मामले में इस समय जब देश को धन्यवाद देना चाहिए कि सभी तबके इसमें शानदार बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं, तब फिर इस समय जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की बात क्यों हो रही है? क्यों मुद्दे से देश और दुनिया को भटकाया जा रहा है? इसमें भारत एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसमें लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, अभी किसी ने कहा कि अगर उत्तर भारत में स्थिति गड़बड़ है, तहसीन जी ने बड़ा अच्छे से समझाया भी कि उत्तर भारत में स्थितियां गड़बड़ है, तो आपको उस पॉइंट पे यहाँ पे रखा गया। मोहनलाल को एक बार बोलने का मौका देते हैं। मोहनलाल जी, ऐसा है जो बार बार ये एक बात बोल रहे हैं कि इनका फोकस, आपका सबका फोकस केवल यही है कि उन्होंने भागवत जी ने केवल ये बात मुसलमानों के लिए बोली है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जो है आबादी का कानून लाया जाए, इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनाई जाए। उनके लिए आप ये तो समझाइए ना, जब आप या तो सरकार के डाटा गलत है, भाई केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े गलत हैं, या तो फिर तब उन आंकड़ों को संशोधित करके लाइए। तहसीन प्रीति जी, मैं मोहन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो राहुल लाल जी विषय को अगर संघ ने उठाया है, मैं एक सेकंड दिमाग में पूर्वाग्रह है। राकेश जी एक बार राकेश जी आती हूँ, एक बार जरा तहसीन सवाल पूछना चाह रहे हैं। आप ये कानून, पॉपुलेशन कंट्रोल कानून लाना चाहते हो, उसका आधार क्या है? या तो आपके पास डेटा है, या तो जो डेटा मैंने दिया और राहुल लाल जी ने दिया, आप कह रहे कि ये डेटा गलत है, आप डेटा बताइए और आप इसका जस्टिफिकेशन बताएं। दूसरी चीज, आप चीन में देखिए, चीन ने ये कानून लाया, आज की तारीख में चीन 3 बच्चों का एनकरेजमेंट कर रहा है, 2 नहीं 3। चीन ये कह रहा है आप 3 बच्चे पैदा करो। ये कानून चीन में फेल हो गया। चीन एक डेमोक्रेटिक देश है, हम एक लोकतांत्रिक देश है। आप प्लीज इसका जस्टिफिकेशन बताइए। 20 साल से बिहार में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी में, 3 है वहां पे TF आ रही। उत्तर प्रदेश में 2.7, मध्य प्रदेश में 2.7, ये 3 राज्य सबसे खराब है। आपकी सरकार है, आप फेल हुए हैं सर। इसकी सजा केरला और महाराष्ट्र को क्यों मिले? ठीक है, राकेश सिंह जवाब देंगे। राकेश सिंह जवाब देंगे। जो तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं, ये सारे आंकड़े तहसीन भाई ने कैसे निकाले? अरे भाई, ये फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं। राहुल लाल जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं ये। तहसीन भाई ये सर्वे आया, इसका आंकड़े दे देता हूँ। इसलिए जब भी कोई विषय उठाया जाता है, ये आंकड़े तहसीन भाई एक मिनट सर, 10 सेकंड से आपकी इजाजत लूंगा, 10 सेकंड। ये सर्वे, ये सारे आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग से आए। इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑन एफिडेविट और पार्लियामेंट में पेश किया है, और इसमें इनकी मदद की है PFI यानी पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा NGO है, जो काम करता है भारत सरकार को, और इसको माना यूनाइटेड नेशन। मेरा सवाल नहीं है तहसीन भाई, सवाल को समझा नहीं आपने। तहसीन भाई मेरा सवाल ये है, कोई भी विषय कोई संगठन अगर उठाता है तो उस पर बहस में दिक्कत क्या है? जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह विषय उठाया तो तहसीन भाई ने तथ्य इकट्ठा किए, राहुल लाल ने इकट्ठा किए, राकेश ने इकट्ठा किए। ये सारे तथ्यों के आधार पर बहस होगी, और जो सही होगा, सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, और उसमें मुसलमान कहीं आया नहीं है। राहुल लाल जी के दिमाग में संघ का नाम आते ही मुस्लिम विरोधी दिमाग आ जाता है। तो सारे चीजें कह रहे हैं राकेश जी, आप हिंदू सारे चीजें आपके हमले कहाँ पे, वो सारा चीज समझ में आ रहा है राकेश जी। आप इशारा करेंगे वो समझ में नहीं आएगा, ऐसा तो होता नहीं है। एक चीज बता दीजिए, नहीं आप पहले ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में कहते हैं कि जनसांख्यिकी लाभांश हमारे देश के हित में है कि बड़ी आबादी, भारत में 52% हमारी युवा आबादी है, और आज आप 2019 में आते आते कहते हैं कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण करने की स्थिति आएगी। 5 साल में तो आपके बयान बदल जाते हैं। तो आप जनसांख्यिकी लाभांश को कैसे यूज करेंगे वो बताइए ना। तहसीन भाई ने तथ्य इकट्ठा किया कि 3 राज्यों में बढ़ रही है। बहस इसीलिए होती है, पूर्वाग्रह की खूंटियों से खुलने के बाद पूर्वाग्रह की खूंटियां खुली पड़ी हुई है। काज़मी साहब बोलिए। अली अब्बास काज़मी। प्रीति जी, मैंने तो 3 मुद्दे उठाए हैं कि अशिक्षा हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। आज सबसे ज्यादा अगर कोई अशिक्षित समाज है तो मुस्लिम समाज है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारा दलित समाज है। इन लोगों में शिक्षा आप फ्री कर दीजिए। इनके बच्चे जो है, इनके बच्चों के लिए स्कूल में जो है, जो शिक्षा का जो है सबसे बड़ा इंतजाम अगर हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाए, इनकी बेकारी दूर हो जाए,
तो ये तो अपने आप ही ये कंट्रोल हो जाएगा, कानून लाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। मुफ्ती शमून साहब से जवाब ले लीजिए जरा। मुफ्ती शमून साहब, नहीं देखिए प्रीति जी, बहुत जेन्युइन सवाल, बहुत जेन्युइन सवाल। मैं समझता हूँ कि अगर सरसंचालक महोदय कोई बात कह रहे हैं तो वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, और अगर पूरे देश के अंदर हम लोग सब अपनी अच्छाई के लिए आगे चलें तो इसमें ऐसा नहीं है। और मुसलमान क्यों समझेगा इस बात के लिए कि भाई हम मुसलमानों के लिए है? मुसलमानों को अपना रास्ता खुद इख्तियार करना है। मुसलमान ऐसा नहीं है, इस देश का, इस राष्ट्र का, इन प्रदेशों में रहने वाला वो तथाकथित लोगों के पीछे नहीं है। वो जानता है अपना रास्ता, वो अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहता है, जानता है। और मैं समझता हूं कि मुसलमानों ने बड़ी तेजी के साथ अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ा है। 1947 के बाद यहाँ जो मुसलमानों की स्थिति थी उसमें इतना सुधार आया है, इतना सुधार आया, एजुकेशन में भी सुधार आया, बावजूद इसके के उन्हें ठगा है लोगों ने। तहसीन पूनावाला, यानी मैं समझता हूं कि वोट बैंक की तरह प्रीति उनका इस्तेमाल किया और 50 साल के अंदर यही काम हुआ है। प्रीति जी, एक परसेप्शन खास करके आरएसएस से बनता है कि बॉर्डरिंग स्टेट से, बॉर्डरिंग देशों से भारत के अंदर मुसलमान की आबादी या पॉपुलेशन आ रहा है, एक परसेप्शन बन रहा है। आप इसे माने या ना माने, मैं और आंकड़े सरकार के, भारत सरकार के आपको देता हूं। आसाम टोटल फर्टिलिटी रेट 1.8, मुसलमान पॉपुलेशन 33%, आसाम 1.8, उत्तर प्रदेश 2.7, बिहार 3, वेस्ट बंगाल टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6, जम्मू एंड कश्मीर 1.4 टोटल फर्टिलिटी रेट के नीचे, केरल तो 1.4 है, नॉर्थ ईस्टर्न हमारे जितने भी राज्य है सारे 1.6, 1.7 है टोटल फर्टिलिटी रेट के नीचे। कहने का अंतर यह है कि देखिए बॉर्डरिंग स्टेट से अगर लोग आ रहे, जो भाजपा और आरएसएस से एक परसेप्शन बनाती है, इसमें सत्यता नहीं है, क्योंकि आसाम, वेस्ट बंगाल, केरल, जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट है, केरल नहीं है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर, ये टोटल फर्टिलिटी रेट से नीचे है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, बिहार और उत्तर प्रदेश 3, 2.7 और मध्य प्रदेश 2.7। समस्या यह है, बाकी कोई समस्या नहीं है। आप वहां पर फेल हुए, भाजपा वहां पर फेल हुई। भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए और कहीं पर जवाब दे देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत अहम सवाल। हाँ बोलिए, बोलिए। देखिए बॉर्डरिंग स्टेट की स्थिति तो और अब बदल गई है। हम लोगों ने अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो अभी देखिए, अभी आया है इस समय। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था स्लो होती चली गई है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो खुद ही एक तरह से बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र से आता हूँ। पहले स्थितियां ये होती थी कि वहां से मजदूर यहाँ आते थे रोजगार धंधे करने के लिए, और आज स्थितियां क्या है कि यहाँ से उल्टे लोग जा रहे हैं बांग्लादेश। आज के समय में भारत में एक दिन 1200-1400 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में कमाना बहुत मुश्किल चीज है। बांग्लादेश के आप कपड़ा मिलों में जाके आसानी से जो है कि लेबर जाके कमा रहे हैं। हम लोगों के क्षेत्र में लेबर की कमी आ रही है और वहां से लोग उल्टे बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। कल के डेट में स्थिति होगी कि बांग्लादेश सरकार कहेगी कि भाई अप्रवासी जो है कि गलत ढंग से अवैध जो है कि इलीगल घुसपैठिए भारत की तरफ से आ रहे हैं। ये स्थितियां बनती चली जा रही हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से बिगड़ रही है, और बीजेपी जो नया स्लोगन लेके बैठी हुई है कि नहीं बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, ये बहुत ही पुराने जमाने का पुराना स्लोगन हो चुका है। चीजें बदल चुकी है। मुझे लगता है कि ये मोहनलाल जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। घुसपैठ कहाँ से हो रही है? इन्होंने नवी घुसपैठ बना दी, भैया इन्होंने डेफिनेशन घुसपैठ की बदल दी। आपने बांग्लादेश में हमारे लोग जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? और जब आप स्टैंड किसी का नहीं समझेंगे, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं सुनेंगे, तो आप हवा में बातें करेंगे। अरे कौन, आप बताइए कि मुसलमान की बात कहाँ आई? आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, सरकार का स्टैंड क्या, आप बताइए। आप हवा में बात कर रहे हैं, आप हवा में बात कर रहे हैं कि भाजपा ने राकेश सिंह राहुल लाल को स्क्रीन पर लाइए। राकेश सिंह और राहुल लाल को स्क्रीन पर लाइए। बोलिए राहुल जी, बोलिए। राकेश जी भी बोलिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी चीजों को कहीं कहीं पूरे जनसंख्या वृद्धि के मामले में, मैंने पहले ही कहा, बधाई दीजिए ना देश को इस पूरे मामले पर, बधाई दीजिए। और जो हमारी युवा आबादी है आज के समय में, उसको बड़े रोजगार की जरूरत है। आप ये चीज करना कि नहीं घुसपैठ हो गया किनारे से, वहां पे घुसपैठी आ रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? आज आपने सुना होगा राकेश जी, हौसबोले जी का बयान तो सुना होगा ना, आप वो कमेटी की रिपोर्ट का भाई,
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो जमाने में आ गई, आप उसी कब आई? जमाना नहीं, आज उसके बाद कितनी सरकारें हैं? आज स्थिति यह है कि जो लोग समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि शिक्षा आई है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद कितनी सरकारें आ गई? आप सोते रहे, आप ऐसे भी शुरू करेंगे, हमारे यहाँ भारतीय लोग बांग्लादेश का समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये स्थिति में समान व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। अब दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता का विरोध करेंगे। इसी संघ ने 370 हटाने के लिए अभियान चलाया था ना। आपका उद्देश्य आपका पूर्वज, आपका उद्देश्य है क्या राकेश जी? आप हर चीज का विरोध करते हैं, ये बात की जा रही है कि आप बहस में नहीं जाते, आपको बहस करनी नहीं है, आप विरोध करते हैं। आप साफ बताइए, मैं कोई भी समझा दे, जनसंख्या वृद्धि का मामला धर्मांतरण से कैसे जुड़ता है? आप एक लॉजिक दे दीजिए, जनसंख्या वृद्धि और धर्मांतरण के बीच में क्या रिश्ता है? राहुल लाल जी, एक सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तरफ से आया और सही सवाल है कि अगर मुस्लिम समाज में अशिक्षा ज्यादा है तो मैं आपसे पूछता हूँ, सच्चर कमेटी है उसमें, अरे सुन लीजिए, बधाई दीजिए, हमारी समाज को बधाई दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण में उन्होंने कितना तगड़ा काम किया है। मैं आप आंकड़े देख के आए नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 15-16 और 19-21 का तुलना कर लीजिए, उन्होंने जनसंख्या वृद्धि दर में रिकॉर्ड 46% की उन्होंने गिरावट दर्ज कराई है, रिकॉर्ड टच की तुलना करिए। आप एक उदाहरण और ले लीजिए, देखिए आपको बड़े शौक है हिंदू मुस्लिम का आंकड़े सुनने का, वो भी ले लीजिए। आपके उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का TFR रेट क्या है? 2.29% है उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का TFR। अब आप चले जाइए तमिलनाडु के मुस्लिमों का TFR रेट है 1.8%। ये मामला हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये और उस समाज समाज के लिए आपने क्या किया है? और आपके जो भारतीय जनता शासित आज तक शासन नहीं है वो आपने किया क्या है? और 14 के बाद क्या हुआ है? 20 योजनाएं गिना दूं, योजना गिनाने से क्या होगा? तहसील पूनावाला तो जवाब दीजिए। तहसील पूनावाला कुछ कह रहे हैं, तहसील पूनावाला कुछ कह रहे हैं, 2022 में तहसील पूनावाला कुछ कह रहे हैं। मैं राकेश जी और आरएसएस बार बार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं इनकी इस इच्छा को भी आज पूरी कर देता हूं। आज ये भी इच्छा पूरी करेंगे। होना नहीं चाहिए पॉपुलेशन में हिंदू मुसलमान, ये राज्यों से देखना चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान भी हम पूरा करते हैं। PFI के डेटा जो भारत सरकार मानती है, हिंदी हार्टलैंड में काउ बेल्ट की बात करता हूं, हिंदू महिला जो 2 से अधिक बच्चे चाहती है बिहार में 41.9%, मुसलमान महिला 41.8%, झारखंड मुसलमान महिला 58.2%, 2 से अधिक बच्चे चाहते, हिंदू महिला 58.3%, उत्तर प्रदेश 58.9 मुसलमान, हिंदू 61.4। ये कहां की रिपोर्ट? ये देखिए कहां से? पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो भारत अरे पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो NGO है, किसका है पता है आपको? ये NGO को छोड़िए, सरकारी आंकड़े आप दीजिए। अरे दूसरी बात को भारत सरकार मानती है, इसको नहीं मानती यहाँ आके। दूसरी बात मैं तहसीन भाई 10 सेकंड ले रहा हूँ। आप समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाया है, प्रवक्ताओं ने बहुत सही सवाल उठाया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई और उसके बाद कितनी सरकारें रही, क्या क्या योजनाएं चली, क्या उसकी पहल हुई, ये बताइए आप। आंकड़ों की बाजीगरी सरकारें करती है, बोलिए आंकड़ों की बाजीगरी सरकारें करती है, तहसीन भाई को नहीं करना चाहिए। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया न केवल भारत का सबसे अहम और महत्वपूर्ण NGO है इस मामले में, जिसको भारत सरकार बेहद गंभीरता से लेता है। ये लैंडसेट के साथ काम करती है जो दुनिया की ये आपका आर्गू है तहसीन भाई, भारत सरकार गंभीरता से लेती है। भारत सरकार के कितने NGO के साथ काम करती है? मनीष सिसोदिया का NGO कबीर है, संपूर्ण परिवर्तन भी है। नजर रखती है भारत सरकार। इसका जो डेटा है ना सिर्फ ये वेरीफाइबल है और पब्लिक डोमेन में इनके वेबसाइट पे और भारत सरकार की वेबसाइट पे इसका डेटा क्रॉस चेक होता है, पीयर रिव्यू होता है। लैंसेट पे जो डेटा रिव्यू जाता है वो 3 अलग अलग मेडिकल कितने NGO के डेटा सरकार रिव्यू करती है, ये बता दीजिए।
कितने एनजीओ ऐसे काम राकेश भाई मेरी बात एनजीओ को नहीं मानते भाई, तहसीन भाई सरकार के आंकड़ों को मानते हैं कि नहीं मानते? भारत सरकार के आंकड़ों को तो मान रहे हैं ना। आंकड़ों के हिसाब से देश में जनसंख्या नियंत्रण से आगे की स्थिति बन चुकी है। अब एनजीओ का डाटा 2.1 चाहिए 2.1। मोहनलाल भी थोड़ा बोल रहे, मोहनलाल जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए बोलिए। ऐसा है जो काजी भाई ने कहा है कि मुसलमान को 50 साल लूटा है इन लोगों ने, इन्होंने वोट बैंक ही उनको इस्तेमाल किया मुस्लिम समाज को। हमारे जो सरकार है या संघ है, हम सबको अपना समझते हैं, सबका साथ सबका विकास पे काम करते हैं। और इन्होंने ठीक कहा कि इन लोगों ने ये जो बोल रहे हैं ये मुसलमान के लिए नहीं बोल रहे, इन्होंने उनका वोट बैंक बनाकर उनको ऐसे इस्तेमाल किया है। आप भी उसी प्रकार से मुस्लिम हिंदू इसमें डिवाइड करके ये अपना मकसद सीधा करते हैं, कुछ नहीं है। मुस्लिम वाले सारे में कौन कर रहा है, आप ही बता दीजिए। यहाँ पे बताइए बिल क्यों चाहिए, जनसंख्या वृद्धि का धर्मांतरण से क्या संबंध हो सकता है, बता दीजिए आप। भाई मैं राहुल लाल अगर हिंदू कल मैं मुस्लिम हो जाऊंगा, क्या जनसंख्या बढ़ जाएगा? राहुल लाल तो एक ही होगा ना, मेरा नाम बदल जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि का धर्मांतरण से क्या संबंध है? मैं तो पूछ के थक गया हूँ, बता दीजिए, थोड़ा मेरा ही ज्ञानवर्धन कर दीजिए आप। उन्होंने 2 इशू रहे हैं। आप धर्मांतरण इतना जोर से हो रहा है, इतना शोर से हो रहा है, कहीं पे गलत ढंग से हो रहा है। लाखों लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। लाखों लोग कर रहे हैं, लोग लालच में मंत्र हो रहा है। लाखों लोग पंजाब में ठीक है, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ी देर से बैठे थे, मुफ्ती साहब भी कुछ बोल रहे हैं। सबकी बहस सुनने के बाद जहां हिंदू और मुसलमानों की बात हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1947 के बाद मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और आज 2014 के बाद मुसलमानों का एजुकेशन में भी बढ़ोतरी हुई है और यूपीएससी में भी मुसलमान आए हैं। क्यों आए हैं? इसलिए कि इस देश के अंदर इतने शहर नहीं जितने दंगे हुए, 25 लाख मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं। आज कम से कम दंगा मुक्त भारत है, तो शांति के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये प्रधानमंत्री का बढ़िया नारा है। इससे देश के अंदर यूनिटी भी आई है। और जो हिंदू मुसलमानों की बात करें, मुसलमान तो स्वयं जो है चाहता है कि उसकी फैमिली जो है वो सीमित रहे, और सीमित रहेगी तो वो आगे बढ़ेगा, और इस्लाम कहीं इसका मुखालिफ नहीं है। तहसीन पूनावाला, देखिए हम जो आज का डिबेट था वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और धर्मांतरण पर था। हम वो छोड़ के बाकी सारी बात करें, मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, मुसलमान ने क्या क्या, स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट, कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं। सर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्यों चाहिए? आप राहुल जी मुझे और प्रीति जी को साइंटिफिक रीजन बता दीजिए। हमने आपको डेटा दिया है जो वेरीफाइबल डेटा है, जिसको लैंडसेट ने पीयर रिव्यू किया है। आप या तो डेटा बताइए या तो आप बताइए आपको बिल क्यों चाहिए। तीसरी आप बात क्यों कर रहे हो, किसका क्या इस्तेमाल हुआ, बात की बात है। अब डेटा बताइए मुझे। लैंडसेट बताने की तो किसी को जरूरत ही नहीं है, मुसलमान खुद अपना फैसला कर रहा है, तथाकथित लोगों की जरूरत कहाँ है? तहसीन भाई, लैंडसेट ने इसके पहले भी रिपोर्ट दी है, आंकड़े दिए हैं। राकेश जी, लैंडसेट कौन है? राकेश जी छोड़ दीजिए ना लैंडसेट को। उसको भी आप नहीं मानिए, कौन है? आप जब तक आंकड़ों को अस्वीकार कीजिएगा। एक तर्क अभी तक डिबेट का आखिरी हिस्से में हम लोग जा रहे हैं। राकेश जी आप बता दीजिए, देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों चाहिए? देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों चाहिए, बता तो दीजिए। लैंडसेट का फाउंडर कौन है? ये चीजें बताइए ना, मैं तो आपको 2.0% का आंकड़ा लाया से दिया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का आंकड़ा दिया। अली अब्बास जी, देखिए डिबेट अपनी जगह है, लेकिन चिंता वाली बात कर रहा है ना। अली अब्बास जी बोलिए। विदेशी एजेंसी अगर आपकी प्रशंसा ना करे तब तो आप उसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए मैं तो विदेशी एजेंसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अली अब्बास जी, सरकार आप लोगों को बता रहा हूँ। मुझे एक चीज कहना है, 10 सेकंड दे दीजिए। लैंडसेट कौन है मैं आपको ये बताता हूँ। जब भारत की वैक्सीन बन रही थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने जिस मैगजीन को कहा से रिव्यू करो वो था लैंडसेट, ये हर्षवर्धन जी ने, और हर्षवर्धन जी ने लैंडसेट के रिव्यूज को ट्वीट किया है। आप लैंडसेट कौन है और भारत सरकार उसको कितनी गंभीरता से लेता है वो समझिए। इसके पहले भी लैंडसेट की रिपोर्ट आ चुकी है जिस पर विवाद, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है। अरे 20 रिपोर्ट आई है। अरे आपको ये बताइए ना राकेश जी, 2.0 का जो TFR आगे फाइनल का आगे बढ़
एक सेकंड फाइनल रिपोर्ट, फाइनल कमेंट, मुफ्ती साहब फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज, फाइनल कुछ बोलिए। एनजीओ बंद हुए हैं, मुफ्ती शमून फाइनल कमेंट दीजिए एक लाइन में। तहसीन भाई एक सेकंड राकेश जी, राकेश जी एक सेकंड, मुफ्ती जी बोलिए। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को अपनी फैमिली को सीमित रखना चाहिए, क्वालिटी पैदा करनी चाहिए, क्वांटिटी की जरा क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और आज जरूरत है देश को, जैसे हम आगे बढ़े हैं और देश के प्रधानमंत्री ने हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है, तो हमारे राजनीतिक मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। ठीक है, तहसीन पूनावाला। 2100 तक भारत का पॉपुलेशन घट के 109 करोड़ हो जाएगा। इस वक्त समस्या ये नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की, ये समस्या है हमें कि हम पॉपुलेशन को, जो नया यंगस्टर्स है उनको वेब 3.0 और ब्लॉकचेन में कैसी नौकरियां दिए, और जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है जिससे राहुल जी ने कहा बांग्लादेश और अन्य राज्यों में, वो हम कैसे, बांग्लादेश का पर कैपिटल इनकम हमारे से ज्यादा बढ़ेगा। राहुल लाल, देखिए ये बहुत गंभीर सा पूरा मामला है। हम लोगों को इस मामले पे फिर से मैं प्रधानमंत्री के 2014 के भाषण की तरफ जाना चाहूंगा कि देश में जो जनसांख्यिकी लाभांश है उसका लाभ हम लोग कैसे ले, उसको उसके बारे में विश्लेषण का सही समय है। मामला अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप मामला विषय बदलना चाहते हैं। राकेश सिंह जल्दी मेरा मानना है कोई संगठन, कोई राजनीतिक दल कोई विषय उठाता है तो तथ्यात्मक तरीके से उस पर बहस होनी चाहिए और समाज और देश को उस तथ्यों के आधार पर एक दिशा में बढ़ना चाहिए। हमारा सिर्फ यही कहना है कि देश में अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार और सबको समान शिक्षा मिलेगी तो जनसंख्या नियंत्रण हम अपने आप स्वतः कर लेंगे, हमें किसी के आदेश निर्देश की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोहनलाल जी। जब कोई इस लेवल का, इतने बड़े लेवल का व्यक्ति कोई बात कहता है तो बहुत सोच समझ के कहता है, उसको हमको इन लोगों को अपना माइंड सेट चेंज करना होगा, जो हर बात में हिंदू और सिख कर लेते हैं। हाँ, मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारा सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसके मुताबिक आज सभी लोग खुश हैं, उससे मुसलमान भी खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपने अपने विचारों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने देखा जिस तरीके से जनसंख्या असंतुलन को लेकर के लगातार घमासान विवादित बोल छिड़े हुए हैं, उससे राजनीतिक हलचल एक बार फिर से पूरी राजनीति में मच चुकी है। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।